हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें कि हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1793 तक पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में परिवर्तन हुआ। उनकी गतिविधियां ब्रिटिश सरकार की निगरानी में आ गईं। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। इसके द्वारा कंपनी के संविधान इंग्लैंड और भारत दोनों में को परिवर्तित किया गया। इंग्लैंड में स्वामियों के अधिग्रहण में वोट देने के अधिकार को कम से कम 1000 पाउंड तक की आय वाले व्यक्तियों तक सीमित कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जिनकी आय 1000 पाउंड तक थी, केवल वही व्यक्ति वोट देने के अधिकारी थे। उससे कम आय वाले व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। डायरेक्टरों की जो संख्या थी वो 24 निर्धारित की गई। डायरेक्टरों को यह आदेश दिया गया कि वह भारत से राजस्व संबंधी सभी पत्राचार वित्त विभाग के सामने और सैनिक असैनिक व प्रशासन संबंधी सभी पत्राचार राजस्व सचिव के सम्मुख प्रस्तुत करें। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए एक परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें कि जो अध्यक्ष था वो गवर्नर जनरल होगा और उसमें 4 सदस्य नियुक्त होंगे। इस परिषद में प्रशासनिक निर्णय बहुमत के आधार पर होने का प्रावधान था। अध्यक्ष निर्णायक मत देने का अधिकारी था। इसमें जो अध्यक्ष गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ वो थे वारेन हेस्टिंग्स, जिनको कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस परिषद के साथ गवर्नर जनरल को फोर्ट विलियम बंगाल, जो कि इस सैनिक और असैनिक प्रशासन का अधिकार दिया गया। साथ ही कुछ विशेष मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास तथा मुंबई की प्रेसिडेंसियों के अधीक्षण में भी अधिकार दिए गए। इस एक्ट के द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इस एक्ट के द्वारा कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना 1774 में तहत हुई। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। सरकारी अधिकारियों, सैनिक, असैनिक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अब इसकी त्रुटियां देख लेते हैं, क्या क्या इस अधिनियम में त्रुटियां रहीं। इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम कंपनी के गतिविधियों को औपचारिक रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि इसमें एक ईमानदार शास्त्र न होने की आधारशिला रखी गई। इसमें अनेक त्रुटियां थीं। रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल तो नियुक्त कर दिया, परंतु उस पर एक परिषद लाद दी। रेगुलेटिंग एक्ट ने एक गवर्नर जनरल तो नियुक्त कर दिया, लेकिन जो उसके साथ एक परिषद भी दे दी गई, जिसमें कि वह पूर्णतः असहाय हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो कर दी गई, ना तो उसका कार्य क्षेत्र निश्चित किया गया और ना ही कोई अनुपालन किए जाने वाले कानून बनाए। परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के संबंध भी अपरिभाषित रहे। इसी प्रकार प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाग के अधिकार क्षेत्र भी अस्पष्ट से गवर्नर जनरल को मुंबई तथा मतलब ये है कि प्रशासनिक तथा न्यायिक जो विभाग के अधिकार थे उनके क्षेत्र भी अस्पष्ट थे, और जो गवर्नर जनरल था उसको मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण अधिकार भी नहीं दिया गया था। उसके बाद आता है संशोधन अधिनियम 1781। इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया एक्ट 1781 भी कहा जाता है। इस अधिनियम को इंडिया एक्ट 1781 भी कहा गया है। इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। मतलब इस एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 था उसकी खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे।
इसके द्वारा कंपनी के जो अधिकारी थे उनको शासकीय रूप से किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय का कार्यक्षेत्र स्पष्ट कर दिया गया। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई थी कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद के सम्मुख की जाएगी। जो इस अधिनियम में जो प्रांतीय न्यायालयों से जो अपील थी उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सम्मुख की जाएगी। लेकिन जो 5000 से ऊपर के जो मामले थे उनकी अपील ब्रिटिश सम्राट के सम्मुख की जाएगी। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद द्वारा बनाया गया नियम कानून अब सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था। उसके बाद आता है पीट्स का इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के लंदन स्थित प्रशासन में परिवर्तन करा सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ा दिया गया। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे। लंदन में 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। जिसमें 6 कमिश्नरों की नियुक्ति हुई। कंपनी के व्यापार को छोड़कर सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी सारे मामले इसके सुपुर्द कर दिए गए नियंत्रण बोर्ड के। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा भारत सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन और संचालन इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को करना था। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी गई। जो कि पहले 5 थी, अब उसकी संख्या क्या कर दी गई, 4 कर दी गई। अर्थात 1 सदस्य को कम कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भी बहुमत से कार्य करना था, हालांकि उसे निर्णायक वोट देने का भी अधिकार अभी भी था। मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया। जो मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थीं उनको गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा शासन की जो द्वैत प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी एक संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई, जो कि 1858 तक चलती रही। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा यह थी कि इसके द्वारा भारत में आक्रमण युद्धों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा कर्नाटक और अवध जैसे भारतीय राज्यों से की गई प्रत्याभूति संधियों को भी समाप्त कर दिया गया। 1786 का एक्ट आता है। उसके बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट्स ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब गवर्नर जनरल बनाया तो उसने इस शर्त पर इस पद को स्वीकार करने की बात की कि उसे गवर्नर जनरल के साथ ही मुख्य सेनापति का अधिकार भी मिलना चाहिए। पिट्स कॉर्नवालिस की इस शर्त को मानते हुए 1786 में इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान भी जोड़ दिया गया कि अब जो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णय को रद्द कर सकेगा। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793। 1793 का जो चार्टर एक्ट था वह भी एक प्रशासनिक नवीनीकरण तथा सुधारों वाला एक्ट था। जो 1793 का जो एक्ट था वो एक प्रशासनिक नवीनीकरण और सुधारों वाला एक्ट था। उसकी प्रमुख धाराएं निम्न हैं। इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने की जो शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी गई वह आने वाले गवर्नर जनरल और गवर्नरों को भी दे दी गई। गवर्नर जनरल का मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर अधिकार स्पष्ट हो गया। इस तरह ये एक्ट यहीं समाप्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले एक्टों को कराएंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अच्छे से तैयार करें। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थैंक यू।